अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज का ये वाक़या हमें कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से जुल्करनैन ने भेजा है। ये वाक़या उनके और उनकी फैमिली के साथ पेश आया। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे मेरा और आपका साथ मज़ीद मजबूत हो जाएगा। तो चलें दोस्तों, बिना देरी किए अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें और अपने अपने हेडफोन्स लगा लें और एंजॉय करें आज की इस पुरस्कार और खौफनाक कहानी को। अस्सलामु अलैकुम बिलाल। मेरा नाम जुल्करनैन है और मैं कराची का रहायशी हूँ। ये वाक़या हमारे साथ साल 2016 में पेश आया था। मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बेटे, हम गुलबर्ग टाउन से गुलिस्तान जौहर नए नए शिफ्ट हुए थे। थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो दरअसल हमारा पहला वाला घर हर लिहाज से अच्छा था, पर बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ साथ वो हमें थोड़ा छोटा महसूस होने लगा था और इसी बात के पेश नज़र हमने घर ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरा ऑफिस और बच्चों का स्कूल गुलिस्तान जौहर के पास ही वाक़ था, तो हमने गुलिस्तान जौहर के ही आसपास घर ढूंढना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ स्टेट एजेंसीज़ के एजेंट से मुलाकात के बाद हमें एक एजेंट ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में एक घर दिखा दिया। घर आबादी से थोड़ा अंदर की तरफ अलग थलग बना हुआ था, लेकिन नहायत ही दिलकश और नए तर्ज पे बना था। एजेंट के मुताबिक इस घर के मालिक अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने इसे ये घर सेल आउट किया था। क्योंकि एजेंट उस घर के रीजनेबल पैसे डिमांड कर रहा था और वो घर हमें दिखने में भी अच्छा लग रहा था, तो दीगर कानूनी डॉक्यूमेंटेशंस के बाद हमने वो घर खरीद लिया। 2-3 दिनों के अंदर हमने अपना सारा साजो सामान अपने पुराने घर से अपने इस नए घर, जो कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में वाक़ था, वहाँ लेकर शिफ्ट हो गए। 2-3 दिनों तक घर की सेटिंग और डेकोरेशन में लग गए। फिर यूं ही लाइफ नॉर्मल गुजरने लगी। हमारे उस घर में 4 कमरे थे और ऊपर छत पे एक कमरा था। नीचे 4 कमरों में से एक कमरा हमारा था, एक बच्चों का और एक ड्राइंग रूम, और एक कमरा हम लोगों ने अपने गेस्ट के लिए मुख्तस कर रखा था, जबकि छत वाले कमरे में पुराना सामान रख दिया था। घर के बिल्कुल ऐन पीछे एक वीरान सा पुराना मैदान था और घर के सामने खाली प्लॉट्स थे। शुरू के कुछ दिन तो हमारे उस घर में बिल्कुल नॉर्मल गुजरे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात होना शुरू हुए जिसके बाद वो सब कुछ हुआ जो मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। बिलाल, एक रात मैं ऑफिस से घर आते आते लेट हो गया था, तो मैंने घर वाइफ को कॉल करके कहा कि तुम और बच्चे खाना खा के सो जाना, मेरे पास घर की चाबियां तो थीं ही, तो मैं घर आ जाऊंगा। बिलाल, उस रात मुझे घर पहुंचते पहुंचते रात के कुछ 1 बज गए थे। मैं घर के गेट के सामने पहुंचा, अपनी गाड़ी से उतर के घर का मेन दरवाज़ा खोला और गाड़ी अंदर पार्क करने लग गया। अभी मैं गाड़ी पार्क कर ही रहा था कि मेरी नज़र गाड़ी के साइड मिरर पे पड़ी। मैंने देखा कि कोई चीज़ चादर में लपटी हुई गाड़ी के बिल्कुल पीछे से गुजरी है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि अभी तो पूरी गली सन्नाटे में डूबी हुई थी। ये अभी कौन और कब यहाँ आ सकता है। खैर, मैंने गाड़ी अंदर पार्क की और फिर दरवाज़ा बंद करने वापस गाड़ी से उतरा। अभी मैं इसी तजस्सुस में दरवाजे की तरफ बढ़कर दरवाज़ा बंद ही कर रहा था कि मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि एक बार फिर तो देखूं कि ज़रा वो चीज़ थी क्या। मैंने गली के एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी नज़र दौड़ाई, लेकिन मेरी निगाहों तक कोई मुझे नहीं दिखा। मैंने इस बात को नज़र का धोखा समझा और कहा कि आज काम के लोड की वजह से शायद थक गया हूँगा, और ये सोच के मैं घर के अंदर चला गया। अगली सुबह मेरे जहन से ये सारी बातें निकल चुकी थीं। जिंदगी फिर वही मामूल के मुताबिक गुजरने लगी कि एक रात
हम सब अपने घर में सो रहे थे कि रात के कुछ 2:30 बजे मुझे मेरी वाइफ ने उठाया और कहा कि कुछ देर पहले से एक अजीब सी स्मेल आ रही है। बिलाल, उस वक्त जब मैं उठा तो वाकई वहाँ एक अजीब सी बदबूदार स्मेल थी, जो कि इंतहाई तेज और गंदी बदबूदार सी महसूस हो रही थी। बिलाल, उस रात से लेकर हर रोज रात के ठीक 2:30 बजे वह बदबू आना शुरू होती और वक्त के साथ साथ उसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जाता और फजर की अजान तक वो स्मेल वैसे ही आती रहती। शुरुआत में मैंने आगे पीछे हर जगह देखा, घर से बाहर अपनी छत और दीगर आसपास अतराफ का मुआयना किया कि शायद कोई ऐसी चीज जल रही हो या कुछ और हो, लेकिन हर रोज एक ही वक्त एक ही जैसी स्मेल, ये अजीब तरह की बदबू, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी। खैर, एक रात ऐसे ही हम सो रहे थे कि मेरा बड़ा बेटा, जो उस वक्त मैट्रिक में था, उसके एग्जाम्स होने को आ रहे थे। वो अक्सर रात को जाग के पढ़ाई करता था। एक रात हमारे कमरे में आके उसने हमें जगाया और कहने लगा कि उसे ऊपर छत पे जो कमरा है उसमें से किसी चीज की घसीटने की मुसलसल आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर छत पे या उस कमरे पे मौजूद है जो उस छत पे बना है। मुझे एक तरफ ख्याल आया कि शायद कोई चोर वगैरह तो छत पे नहीं आ गया, और इसी के चलते मैंने अलमारी से अपनी गन भी साथ रखी और छत की तरफ दबे पांव चला गया। मगर हैरानी मुझे उस वक्त ये देख के हुई कि छत वाले कमरे का ताला तो बिल्कुल ठीक तरह से लगा हुआ था। कमरा खोल के देखा तो चीजें अपनी अपनी जगह पे ही पहले की तरह रखी हुई थी। खैर, कुछ देर बाद हम सब नीचे कमरे में आ गए और दोबारा सोने लेट गए। इंतहाई खामोशी छा चुकी थी और फिर रात के 2:30 बजे और मामूल के मुताबिक वो शदीद बदबू आना शुरू हो गई। साथ ही हमारे छत पे से फिर वैसी ही आवाज़ें दोबारा एक बार आना शुरू हो गईं, जैसे कि छत पे कोई चंद लोग मौजूद हों और वो अपना कोई काम सरंजाम दे रहे हों या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हों जिससे उनकी आहट हम तक आ रही हो। मुझे और मेरी वाइफ को काफ़ी हैरानी हुई कि अभी तो हम कुछ देर पहले ही देख कर आए थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। बिलाल, मैंने एक बार फिर हिम्मत की, अपने कमरे से अकेला उठा और छत की तरफ फिर दबे पांव जाने लगा। मैं छत पर पहुंचा तो मैंने देखा कि छत पे मेरी वाइफ और मेरे दोनों बेटे ऊपर छत पे खड़े हैं। मेरी वाइफ उन दोनों से कुछ बातें कर रही है और वो दोनों रो रहे हैं। बिलाल, इस मंजर को देख के मैं बिल्कुल सकते की हालत में आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं ये मनाजिर कुछ सेकंड्स तक छत के एक कोने से छुपकर देख रहा था और फिर मेरे अंदर जो डर की लहर दौड़ रही थी मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी बीवी और मेरे बच्चे तो नीचे ही थे, तो फिर ये ऊपर कौन थे। मैं वापस नीचे गया और सबसे पहले अपने बच्चों के कमरे में जाकर देखा तो मेरे दोनों बेटे बेखबर सो रहे थे। इसके बाद मैं अपने कमरे में गया तो मेरी वाइफ ने मुझे इतना परेशान देखा तो मुझसे पूछा कि सब ठीक तो है ना। मैंने उस वक्त उससे कोई बात नहीं शेयर की और उसे कहा कि हाँ, सब ठीक है। छत पे बिल्लियां थीं और वो रो रही थीं और शायद उन्हीं की आहट से हमें ये आवाज़ें आ रही थीं। ये कह के मैंने अपनी वाइफ को इत्मीनान दिला दिया और वो कुछ ही देर में सो गई। लेकिन बिलाल, उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मैंने बकिया पूरी रात परेशानी की हालत में गुजारी कि आखिर ये कैसे हो सकता था। इस घर में आखिर ऐसी कौन सी मखलूक है, इस घर में आखिर ऐसी कौन सी मखलूक है, क्योंकि मैंने जिन्हें छत पे देखा था वो मेरे बीवी बच्चे तो हो ही नहीं सकते थे। उस रात के बाद हमारे घर के हर फर्द के साथ कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया। कभी हमारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती और काफ़ी ढूंढने के बाद वो उन जगहों से मिला करती
जहां पे उसको रखने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। कभी ऐसा लगता कि कोई घर की सीढ़ियों से छत की तरफ आता जाता हो, कभी ऐसा लगता कि कोई हमारे आसपास मौजूद है, हमारी बातें सुन रहा है। अलगर्ज वो जो कोई भी मखलूक थी, उसने उस वक्त अपनी प्रेजेंस हमें शो कराना शुरू कर दी थी। जिस नए घर में हमें शिफ्ट हुए 2 महीने ही हुए थे, वो घर हमें अब इतना भारी महसूस होने लगा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम सब घर वालों को इस बात का अंदाज़ा तो हो चुका था कि इस घर में हमारे अलावा भी कोई और मखलूक रहती है। दूसरी तरफ मैं जो अपना सब कुछ इस घर पे इन्वेस्ट कर चुका था और अब यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने का सोच के भी परेशान हुआ करता था। खैर, एक रात ऐसे ही मेरा बड़ा बेटा पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया तो उसने देखा कि उसकी वालिदा किचन में फ्रिज खोले सारा सामान बाहर रख रही हैं, जिस पे उसने कहा कि मम्मा, आपने आज ही तो सारी चीज़ें शाम में फ्रिज में सेट करके रखा था, अब आप ये सारे सामान को बाहर क्यों निकाल रही हैं? जिस पे उसकी वालिदा ने उसकी तरफ खामोशी से घूरते हुए देखा। अगली सुबह जब मेरी वाइफ किचन में गई तो उसने ये हालत किचन की देखी तो परेशान होकर कहा, फ्रिज की सारी चीजें बाहर निकाल कर किसने रखा है? जिस पे मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा, आप ही कल रात में सारी चीजें निकाल कर रख रही थी। जिस पे हम दोनों मियाँ बीवी को एक और धचका लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। बिलाल, उस घर में जो कोई भी था वो हमारे ही घर के लोगों के सामने हमारे ही दूसरे घर वालों की शक्ल अख्तियार कर लिया करता था। एक दिन मैं ऐसे ही ऑफिस में था तो मेरी वाइफ की कॉल आई कि हमारा छोटा बेटा जो सीढ़ियों की तरफ खेल रहा था अचानक गिर गया है, उसके पाँव और सर में चोट आई है, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ मैं, आप फला फला हॉस्पिटल आ जाएं। जिस पे मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी हालत बेहतर थी। जब हम उसे घर लेकर आए और मैंने उससे पूछा कि बेटा, आप कैसे गिरे, तो उसने कहा कि पापा, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे फाइज भाई खड़े थे। बिलाल, फाइज मेरे बड़े बेटे का नाम है, लेकिन हैरान कुन तौर पे उन दिनों फाइज के एग्जाम्स हो रहे थे और वो एग्जाम देने गया हुआ था। उस वक्त वो घर पे मौजूद ही नहीं था। छोटे बेटे की ये बात सुन के मैं उस वक्त खामोश हो गया। अगले दिन मैं ऑफिस से आते हुए किसी साहिब इल्म को अपने साथ लेकर आया। उन्होंने उस घर का रूहानी तर्ज पे मुआयना किया और बताया कि आपके इस घर में मुख्तलिफ शयातीन और जिन्नात को बांध दिया गया है। मैंने उनसे पूछा कि बांध देने का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये अमल काले जादू से होता है। इस अमल से आप शयातीन और दीगर मखलूकात से मुख्तलिफ काम करवाते हैं। आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप लोग ये घर जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें, क्योंकि इस घर में इन शयातीन और मखलूकात का बसेरा बहुत मजबूती अख्तियार कर चुका है। अगर आप इन्हें तंग करेंगे या यहाँ से जाने पे मजबूर करेंगे तो ये आप पे रिटेलिएट करेंगे, आपको तंग करेंगे। और शुक्र करें इस बात का कि अभी इन्होंने आपको कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचाया है, बस इन्होंने अभी आपको अपने होने का एहसास दिलाया है। बिलाल, ये बात सुनने के बाद मैं उसी स्टेट एजेंट के पास गया और उसको सारा माजरा सुनाया, जिस पे शुरू में तो उसने बात गोल मोल कर दी, लेकिन जब मैंने थोड़ी सख्ती बरती तो पता चला कि इस घर के ओनर कनाडा वगैरह नहीं गए, बल्कि इस घर का जो ओनर था वो काला जादू किया करता था। उसे अलग थलग रहने का शौक था। वो अक्सर कब्रिस्तान से मुर्दों की हड्डियां लाकर उन्हें जलाकर शयातीन और दीगर मखलूकात से काम लिया करता था। लेकिन एक दिन इन सब चीज़ों का असर इस पर ही हो गया और ये आग की लपेट में आ गया और इसकी मौत हो गई।
کہتے ہیں کہ اس کی موت عمل کرتے ہوئے رات کے تقریباً 2:30 بجے کے آس پاس ہوئی۔ جس آگ کی لپیٹ میں یہ آیا تھا اسی نے اسے جلا کر اس کی جان لے لی تھی۔ اس بات کے بعد اس کے بیٹے نے اس کی پراپرٹی اسی ایجنٹ کو کم داموں بیچ دی تھی۔ بلال، جب میں نے یہ بات سنی کہ اس بندے کی موت 2:30 بجے کے آس پاس آگ کی لپیٹ میں آ کے ہوئی، تو اس وقت میں نے اسی بدبودار اسمیل کو جو ٹھیک رات کے 2:30 بجے آتی تھی اسے اس بات سے کنیکٹ کیا۔ خیر، اس بات کو آج تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں۔ ہم اس گھر سے شفٹ ہو کر اب جوہر میں ہی کسی دوسرے اپارٹمنٹ میں رہا کرتے ہیں۔ کچھ مہینوں پہلے میرا اس ایریے سے گزرنا ہوا تو میں نے خواہش کی کہ میں اس گھر کو دیکھوں، اور جب میں اس گھر کی طرف پہنچا تو وہ گھر اسی کنڈیشن میں تھا جسے دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی اس گھر میں مقیم ہو۔ تھینک یو۔ سو دیٹ واز این انٹرسٹنگ اسٹوری جو ہمیں ذوالقرنین نے کراچی کے علاقے گلستان جوہر سے شیئر کی۔ دوستو، آپ لوگوں کو آئی ہوپ یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی کوئی پراسرار کہانی اور کوئی ایسا واقعہ جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہو، آپ مجھ سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ میں ایک بار پھر ایسے ہی پراسرار کہانی کے ساتھ جلد از جلد آپ سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔